फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखलाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, इसका खोज 1922 ईस्वी में किया गया था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल नगर मोहनजोदड़ो है। नृत्य करते हुए महिलाओं की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। पशुपति शिव की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। मुर्दे का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रख सकते हैं। अब इसे फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो राखलाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया है। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? तो 1922 को हुआ था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो का कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का विशाल नगर किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो कहते हैं। नृत्य करते हुए महिलाएं की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मुर्दे का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी वासियों को नहीं था? सिंधु घाटी वासियों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब कुछ इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव जानकारी हम लोग एनालिसिस करते हैं। सिंधु घाटी वासियों को ना तो लोहा का जानकारी था, ना तो मंदिर का जानकारी था, ना ही गाय और ना ही शेर का जानकारी था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज रावी नदी के किनारे हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता आम ऐतिहासिक है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अब इसे एक बार फिर हम लोग इस क्वेश्चन को काफ़ी ऑब्जेक्टिव के रूप में रिपीट करते हैं। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन आते हैं। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं था? लोहा धातु का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता को ना तो गाय और शेर की जानकारी थी, ना ही मंदिरों की जानकारी थी। सिंधु घाटी सभ्यता को वासियों को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है और आदि ऐतिहासिक युग भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। आप इसे सारे क्वेश्चन को अपडेटिंग के रूप में याद रख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सिविल सेवा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देने के लिए किया गया था। अब इससे एक ऑब्जेक्टिव फिर एक बार रिपीट करते हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें या तो फिर वीडियो को 2 से या 3 बार रिपीट कर देंगे ताकि आपको ये क्वेश्चन आने काफ़ी अच्छे तरीके से याद हो जाए। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी सिविल सेवा उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के लिए किए जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा आदि ऐतिहासिक युग है। हड़प्पा के लोग मीठा के लिए शहद का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना दक्षिण भारत या कर्नाटक से प्राप्त करते थे। इस क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव के रूपों में और फिर याद रख सकते हैं। एक बार और रिपीट कर दिया जाता ताकि आप इसे याद रखें। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो 1921 ईस्वी में। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा खोज किसने किया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया था। हड़प्पा कैसी सभ्यता है? तो कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा कैसा युग है? तो आदि ऐतिहासिक युग है।
हड़प्पा सभ्यता के लोग मीठा बनाने के लिए क्या प्रयोग करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? तो दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे। हड़प्पा कितने किलोमीटर है? तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कलिंग युद्ध की लड़ाई कब हुई? कलिंग युद्ध की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध अशोक के द्वारा लड़ा गया था। ये सिंधु नदी के किनारे लड़ा गया था। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। कलिंग अशोक ने कितने कुल शिलालेख जारी किए थे? तो 14 शिलालेख जारी किए थे। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म नीति को चलाया था। अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक है। अब इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फिर एक बार रिपीट करते हैं ताकि आप इसे अच्छी तरह से याद कर सकें या तो नोट डाउन कर लें। कलिंग युद्ध की लड़ाई कब हुई थी? तो 261 ईस्वी में हुई थी। कलिंग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो सिंधु नदी के किनारे हुआ था। कलिंग युद्ध का वर्णन किस में है? तो 13वें शिलालेख में है। कलिंग युद्ध अशोक ने कितने शिलालेख जारी किए थे? तो 14 शिलालेख जारी किए थे। मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन है? तो अशोक है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक कौन सी धर्म अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसने धर्म नीति चलाया था? तो अशोक ने चलाया था। ये सारे क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव के रूपों में याद कर सकते हैं या तो फिर इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन सेम है। अशोक किस वंश का राजा था? अशोक मौर्य वंश का राजा था। मौर्य वंश का तीसरा शासक था। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। कलानंद को हराकर अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था 261 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे, जिसका वर्णन 13 शिलालेख। अशोक ने टोटल 14 शिलालेख जारी किया था और अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धम्म के लिए भी अपना लिया था या बौद्ध धर्म को अपना लिया था। मौर्य वंश का तीसरा शासक अशोक है। आप ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रख सकते हैं। अब चलिए अपन क्वेश्चन पे आते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा किया था। पाटलिपुत्र की आर्थिक राजधानी राजगिरी गिरिवस्त थी, जो बाद में मगध की आरंभिक राजधानी राजगिरी गिरिवस्त थी, जो बाद में पाटलिपुत्र बनी। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है। पाटलिपुत्र गंगा, सोन और पुनपुन नदी के किनारे स्थित है। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी जैसे थे तो उदय थे। पाटलिपुत्र की राजधानी क्या थी? राजगिरी गिरिवस्त थी। पाटलिपुत्र के इसके बाद राजधानी मगध की राजधानी राजगिरी गिरिवस्त थी। इसके बाद क्या राजधानी बनी? तो बुद्ध बनी। किस नदी के किनारे स्थित? तो गंगा, सोन और पुनपुन नदी के किनारे। अब ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रख सकते हैं और इसके साथ साथ कुछ और भी क्वेश्चन याद रख सकते हैं, जैसे क्या मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद क्या? एट नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस की रचना किसके द्वारा किया गया था? मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त के द्वारा किया गया था, जिससे हम लोग को मौर्य वंश के राजनीतिक आर्थिक विषय की जानकारी मिलती है। तो आप इसे ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रख सकते हैं कि मुद्रा राक्षस की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो विशाख दत्त के द्वारा किया गया था। विशाख दत्त किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य के प्रशासनिक राजनीतिक विषय की जानकारी दी है। ये सारे क्वेश्चन आप समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना भारत के नेपोलियन से की जाती है और समुद्रगुप्त की जो भी जानकारी हम लोग को हरिसेन के प्रयाग प्रस्तुति से मिलती है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया था।
समुद्र पर्याप्त परिस्थिति में समुद्र को कविराज भी कहा गया है। समुद्र को अपने 6 प्रकार के स्वर्ण के सिक्के चाहिए, जिसके कारण इसमें या फिर इसके साथ साथ भी हो जाते हुए दिखाया गया। जैसे क्या समुद्र की तुलना किसे की जाती है? भारत के नेपोलियन से की जाती है। समुद्र गुप्त की जानकारी किससे है? तो हरिसेन की प्रयाग प्रस्तुति से मिली। किसके लिखा गया है? तो हरिसेन लिखा गया है। समुद्र को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो विल्सन स्मिथ ने कहा था। सिक्को पर वीणा बजाते किसे दिखाया गया? तो समुद्र को दिखाया गया है। संगीत प्रेमी किसे कहा जाता है? तो समुद्र को कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रख सकते हैं। अब चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ? बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में निरंजना नदी के तट के किनारे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके पिता का नाम सुधोधर और उनकी माता का नाम महामाया देवी था, जो मन से संबंधित। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण नगर में हुआ। अब इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ याद रख सकते हैं, जैसे क्या गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपाल लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? तो सुधोधन है। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या है? तो महामाया देवी है। गौतम बुद्ध के बेटे के नाम क्या है? है। इसके साथ साथ गौतम बुद्ध ने सभी उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रख सकते हैं। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन करना चाहता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन का एनालिसिस पहले ही कर दिया गया है, फिर भी इसे समझा। हड़प्पा सभ्यता की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता काशी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की खोज 21 ईस्वी में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता की खोज के द्वारा किया। हड़प्पा सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मीठा बनाने के लिए शहद का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मणि सोर्दगोई से प्राप्त करते थे। ये सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में नोट डाउन या लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले से मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मूर्ति लगा जाता है। 1922 में हुई सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का विशाल नगर क्या है? तो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में हुए थे। मोहनजोदड़ो मूर्ति का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यह सारे क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय कार्य कौन करती है? तो भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों का खोज भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा किया जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग के संस्थापक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड कर्जन था, जिसके समय बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। भारतीय पुरातत्व विभाग के कार्य का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था।
आप ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का एनालिसिस पहले कर दिया, आप उस वीडियो को आप दोहरा कर देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन लगभग आपका इसका एनालिसिस कर दिया। चलिए क्वेश्चन